नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारी पूरी टीम आपके लिए सीटेट जुलाई 2023 की पूरी तैयारी YouTube पर निःशुल्क करा रही है। पूरी क्लास विद प्रैक्टिस सेट के YouTube पर बिल्कुल फ्री आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा गणित प्रैक्टिस सेट 01 पहले 2 भागों में, एक में 1 से 15 क्वेश्चन तक, जिसमें 16 क्वेश्चन आपको करने को दिया गया और उससे आगे के दूसरे पार्ट में कराए गए आपके लिए। दूसरा प्रैक्टिस सेट कल स्टार्ट किया था हमने, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे गए थे। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि आपके लिए 30 क्वेश्चन पूरे कराएंगे, लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण, जो कि 15 क्वेश्चन के लिए लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई थी, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सीटेट अच्छे नंबरों के साथ, वो भी गणित में 30 में 30 नंबर दिलवाना है। ना कि केवल हमने ये नहीं सोचा है कि आपको केवल ऑप्शन बताए जाएं, करने का तरीका आपको आना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। पिछली क्लास को हमने वहीं रोक दिया था और उससे आगे की क्लास को आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप, SMS या कॉल के माध्यम से आप अपनी समस्या को ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या को बेहतरीन तरीके से उसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। प्रश्न है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेडागोजी गणित से संबंधित है। ऑप्शन ए, नवीन विचारों की जानकारी देना। ऑप्शन बी, अभ्यास हेतु। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ऑप्शन डी, शिक्षण सामग्री के रूप में। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए ऑप्शन है इसके, नवीन विचारों की जानकारी देना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। जो गणित का महत्व नहीं है हमें वो देखना है। नवीन विचारों की जानकारी देना, जो गणित को पढ़ता है उसका मस्तिष्क, उसके मन में तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, तो नए विचार आएंगे। अभ्यास, गणित अभ्यास का विषय है। शिक्षण सामग्री के रूप में, जब गणित को आपने अपने सब्जेक्ट के तौर पर लिया है तो वो आपकी शिक्षण सामग्री के रूप में जरूर शामिल होगी। और जो सी ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जो कि गणित से संबंधित नहीं है, जो कि गणित के महत्व को नहीं मानती। अतः ऑप्शन सी सही है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जो कि ऑप्शन सी सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गणित को किस रूप में लिया जाता है? भौतिक का मतलब सांसारिक, सांसारिक या लौकिक, मानसिक जो मन से, आध्यात्मिक अपने अंतर मन से। हमें यह देखना है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो सर्वाधिक महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में आता है। गणित का जो सर्वाधिक महत्व है वो व्यवहारिक जीवन में होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो ऑप्शन देखना है। ऑप्शन हमें चारों लगभग एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हमें वह ऑप्शन, उस विकल्प को चयन करना है जो कि व्यवहारिक होगा। तो प्रश्न 17 का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 18, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। यानी जो अगर बच्चा पढ़ने आता है उसके पाठ्यक्रम में अंकगणित को शामिल कर दिया जाए, अंकगणित शिक्षण पढ़ाया जाए, गणित का सब्जेक्ट उसके साथ लगा दिया जाए, तो उसे किस के लिए महत्व होगा? घरेलू कार्य हेतु ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मजदूरी व व्यवसाय हेतु, ऑप्शन सी व्यवसायिक व्यवहारिक उपयोग हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट इसका आंसर बताइए। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ऊपर से ऑप्शन देखें घरेलू कार्य हेतु, घर के कामों में जो भी घर का सामान होता है या घर के काम में हमें कहीं ना कहीं गणित के अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। मजदूरी व्यवसाय गणित के योग मतलब जोड़ घटा बाकी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और व्यवहारिक में तो आपको पता ही है कि गणित का बहुत बड़ा महत्व है। अतः ऑप्शन यहां पर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान से क्वेश्चन रखे हैं, अभी ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए प्रश्न 19, गणित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? कि जो गणित आप पढ़ा रहे हैं बच्चे के लिए उसकी जो सामग्री है वो विकास के किस रूप में होना चाहिए? क्या अभ्यास के रूप में होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तर्क संगत रूप में, ऑप्शन सी समस्याओं के रूप में, ऑप्शन डी आधुनिक गणित के रूप में। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन लगभग समान के एक जैसे ही हैं, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना है कि जो बेस्ट आंसर हो उसी को लगाना है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बच्चा जब गणित पढ़ेगा तो अभ्यास तो करेगा ही, गणित पढ़ेगा, समस्याओं का सामना करेगा, और आधुनिक गणित के रूप में जैसा पाठ्यक्रम है जो सरकार द्वारा आयोग द्वारा गठित किया गया है उसके हिसाब से गणित का चयन किया जाए। लेकिन सबसे जो अच्छा आंसर होगा वो तर्क संगत के रूप में एक ऐसा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक की सामग्री होनी चाहिए जो बच्चा अपने विवेक का इस्तेमाल करे, कुछ पूछने की क्षमता कर सके, तर्क करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो। क्योंकि गणित सब्जेक्ट एक ऐसा है जो बच्चे के मस्तिष्क में एक धारणा ऐसी धारण करता है जो उसे तर्क करने के लिए प्रेरित करती है। तो गणित का जो सबसे ज्यादा विकास तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 20, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ऑप्शन ए ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, ऑप्शन बी बौद्धिक आदतों के विकास में, ऑप्शन सी वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्ञान एवं कौशलों में ज्ञान अर्जित करना, कौशल मतलब जो कुशल हो वो अपनी कुशलता को आगे बढ़ाए, बौद्धिक आदतों के विकास में बुद्धि उसकी विकसित हो, वांछित दृष्टिकोण, वांछित का मतलब मनचाहा अपनी इच्छा अनुसार जो व्यवहार प्रदर्शित करने के योग्य हो। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, तो जो कि हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि गणित विद्यालय गणित पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है उसके ज्ञान कौशल को बढ़ाना, प्राप्ति बच्चा ज्ञान एवं कौशल प्राप्त कर सके, उसकी बौद्धिक क्षमता बौद्धिक आदत बढ़ सके, वांछिक दृष्टिकोण जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार दृष्टिकोण चाहे वो हासिल कर सके। इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का उपागम है। ऑप्शन ए क्रिया केंद्रित उपागम, ऑप्शन बी अनुभव केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी विषय वस्तु केंद्रित उपागम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्रिया केंद्रित उपागम का मतलब होता है बालकों से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराना। अनुभव केंद्रित उपागम ऐसी अवधारणा जिसके आधार पर अनुभव प्राप्त कर सके। विषय वस्तु केंद्रित उपागम, इसका मतलब होता है कि उसके सामने कोई, जैसे सेब, अगर हमें बच्चे को सेब पढ़ाना है, जैसे ए फॉर एप्पल कि ये सेब है, तो सेब उसके सामने रख दीजिए, बच्चा आसानी समझ जाएगा कि इसी को सेब कहते हैं। यानी प्रस्तुतिकरण पर बल देना, प्रस्तुतिकरण पर बल देना। अब मैंने तीनों का मतलब समझा दिया आपके लिए, अब आपको समझ में आ गया होगी कि कौन सा ऑप्शन सही है कि निम्न में से गणित कौन सा गणित पाठ्यक्रम का उपागम है। क्रिया केंद्रित उपागम जिसका मतलब बालकों से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराना, अनुभव केंद्रित उपागम ऐसी अवधारणा या ऐसा विचार जिसके माध्यम से बच्चा अनुभव हासिल कर सके, और विषय वस्तु केंद्रित उपागम जो प्रस्तुतिकरण पर बल देता है, जो कुछ दिखा करके बच्चे को सिखाया जाए। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन डी सही है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न 22, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन ए पुस्तकीय ज्ञान पर बल, ऑप्शन बी विषयों में सह संबंध का अभाव, ऑप्शन सी लचीलेपन का अभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बताइए।
पुस्तकीय ज्ञान पर बल केवल बच्चे को रटवाना, जो किताबी ज्ञान होता है व्यवहार से संबंधित ना हो। विषयों में सह संबंध का अभाव, जो सब्जेक्ट है उसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध ना हो। लचीलेपन का अभाव, कठिन परिस्थितियों में उबरने का एक उपाय। पाठ्यक्रम, वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसका दोष, तीनों आपको सही मतलब देखने को मिलते हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर बल मिलता है, विषयों में सहसंबंध का अभाव है जो कि नहीं होना चाहिए, लचीलेपन का अभाव है जो ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 23, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? ऑप्शन ए तर्क शक्ति, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी विचार शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तर्क शक्ति, बच्चा तर्क करने के योग्य हो, मतलब तर्क कर सके। आत्मविश्वास, जो वह जानता है वो उसे सही माने, अपने अंदर उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं शायद गलत हूं या सही हूं। विचार शक्ति, सोचने की क्षमता उसके अंदर हो। ये सभी ऑप्शन सही हैं, मतलब डी ऑप्शन हम इसमें सही मान सकते हैं, जो कि तीनों पर बल देता है उपरोक्त सभी। क्योंकि तर्क शक्ति बच्चा करेगा, आत्मविश्वास जो वह जानता है उसके अंदर अपना अनुभव होना चाहिए, विचार शक्ति सोचने समझने की क्षमता पर बल हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 24, गणित का पाठ्यक्रम में, एक क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी। अब सही है। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि ये विज्ञान शिक्षण में सहायक है, सही है। बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में मदद करती है, ये भी सही है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है क्योंकि व्यवहारिक जीवन में गणित का बहुत बड़ा योगदान है, अतः यहां पर भी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 25, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश डैश जो कि खालिस्तान है पर बल देती है। तो जो खालिस्तान है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है। ऑप्शन ए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे की आवश्यक है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन डी निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है।
गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। क्या गणित उन्हें ही पढ़ाया जाएगा जो कि पहले से गणित पढ़ चुके हैं, या फिर गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे की आवश्यक है? या सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या गणित पढ़ाने के लिए पहले उनका टेस्ट होना चाहिए, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं? निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या होगी, मतलब जो कंडीशन होंगी उनके लिए गणित की पाठ्यचर्या निम्न अनुसार होगी, ऐसा है कथन का। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे की आवश्यक है। गणित प्रत्येक बच्चे को पढ़ना चाहिए और आगे चल करके व्यवहारिक जीवन में गणित हर किसी के व्यवहारिक जीवन में उपयोग आती है। अतः ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी अब तक के सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि मुख्य मुख्य क्वेश्चनों को रखा गया है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और वीडियो को आप स्किप करके या रोक करके या सबसे आसान तरीका से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 26, देखिए ये भी 2005 से ही क्वेश्चन रखा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। मतलब ये गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। ऑप्शन बी, गणित के खेलों का सृजन। ऑप्शन सी, हस्त सिद्धि अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 26 में? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना मतलब गणित की लंबी आकृति का मतलब ये क्या? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, या गणित के खेलों का सृजन कराना, या हस्तसिद्धि अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। संकल्पना का मतलब संकल्प करना, जिसे इंग्लिश में हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब जैसे ही हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वैसे ही हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर तत्पर हो जाते हैं, सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 27, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रश्न 27 है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था उस बच्चे की कौन सी है? विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था। देखिए जो अवस्थाएं होती हैं वो टोटल 6 अवस्थाएं होती हैं और 6 में से 4 आपके सामने हैं, तो मैं लिख रहा हूं। एक तो होता है आपका मिलान अवस्था, एक होता है आपका गुणनखंड अवस्था, चार अवस्थाएं ये हैं, और पांचवी और छठी, ये 6 अवस्थाएं होती हैं इसमें। पहली आपकी विभाजनात्मक अवस्था। विभाजनात्मक अवस्था जो होती है वो 6 से 9 वर्ष तक होती है, बच्चे की 6 से 9 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा बड़ी संख्याओं जो दी जाती हैं उसे उनके स्थानीय मानों के आधार पर उन्हें अलग अलग रूप में रख सकता है, उससे सीखता है बच्चा। संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपने पढ़ा होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक होती है संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में बांटकर रखता है। तीसरी है आपकी आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था ये होती है आपकी जन्म से 3 वर्ष तक, ये सभी वर्ष तक हैं ये।
ये जन्म से 3 वर्ष तक होती है आरंभिक अवस्था, जिसमें बच्चे को कुछ वस्तुएं दिखा करके उसे सिखाया जाता है, यानी वस्तुएं देख करके वह पहचानने लगता है। अगला है आपका डी, परिमाणात्मक अवस्था। इसकी अवस्था होती है 5 से 6 वर्ष तक। पाँच से 6 वर्ष तक, जिसमें बच्चा विभिन्न तरीके से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है। और जो मिलान अवस्था है, मिलान अवस्था में जैसे बच्चे को दिया जाता है, इधर एप्पल लिख दिया और इधर एप्पल का चित्र बना दिया, ये इधर ऑरेंज लिख दिया और इधर ऑरेंज का चित्र बना दिया ये। तो ये मिलान की जाता है इससे। ये अवस्था आपकी मिलान अवस्था कहलाती है, जिसकी उम्र होती है 3 से 5 वर्ष। और गुणनखंड अवस्था ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक, जिसमें बच्चा अलग अलग छोटे छोटे रूपों में संख्याओं को उनके गुणनखंडों के रूप में सीख लेता है। तो क्वेश्चन हमारा, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो उसकी अवस्था कौन सी है? वो देखिए, सभी अवस्था मैंने बता दी आपके लिए। वो अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बताया था संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को समूहों और उपसमूहों में रख करके वो सीखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 अवस्थाएं होती हैं जिनसे हर बार एक क्वेश्चन बनकर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न 28 आसान सा प्रश्न है। यदि 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा खाली स्थान, तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी 63, 67, 21, 28। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट्स अपने, जो आपके लिए कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक में, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि टेक्स्ट बार पर आ रहा है, उसे आप व्हाट्सएप करके या एसएमएस द्वारा या कॉल के माध्यम से आप हमें समस्या सुना करके, बता करके अपना समाधान ले सकते हैं। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा, यहां पर मान लिया हमने x खाली स्थान की जगह। तो आपके लिए पता होगा कि जब बराबर से LHS और RHS दो पक्ष होते हैं। LHS से RHS में अगर गुणा का कोई पद बराबर में जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, भाग का है जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा, जोड़ का है तो घटा में हो जाता है, और घटा का है तो वो जोड़ का हो जाता है। तो यहाँ पर सभी पद गुणा में हैं, क्योंकि x यहाँ पर क्या है एक चर पद है, और बाकी जो संख्या बची ये सभी अचर पद हैं। चर पद अचर पद क्या होते हैं? चर पद वो होते हैं जिनके मान चलते फिरते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि x का मान किसी सवाल में कुछ भी आता है, कहीं पर कुछ भी आता है, x का मान कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन जो बाकी नंबर लिखे हुए हैं, 603 का मान 603 ही रहेगा, 28 का मान 28 ही रहेगा, 63 का मान 63 रहेगा, 4 का मान 4 ही रहेगा। ये सभी क्या अचर है, कांस्टेंट हो गए ये सभी। तो यहाँ पर x बराबर लेके चलेंगे, बराबर में क्या है 603 गुणा 28, और ये जो 63 गुणा 4 है ये सभी इसके बटे में आ जाएंगे। 63 गुणे 4, 4 से इसे काटेंगे, 4 सत्ते 28, और 7 से इसे काट दो, 7 नेम 63, और 9 से इसे काट दो, 9 छक 54, बचा 6 और 3 है 63 हो गए, 9 सत्ते 63। तो जो हमारा आंसर होगा 67 होगा। ऑप्शन बी सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 29, 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है? ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे। बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर ठीक है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से जो घंटे दिए हैं उनके सेकंडों की संख्या के बराबर निकालना हमें। देखिए 15 दिन में मिनट कितने होंगे, पहले हमें ये ज्ञात करना है, क्योंकि ये दे रखा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, ये हमें निकालना है। तो 15 दिन में मिनट, 15 दिन और एक दिन में घंटे कितने होंगे? 24 घंटे होंगे। और एक घंटे में क्या पूछा हमसे? मिनट, मिनट निकालने हैं। एक घंटे में मिनट 60, बस इनकी गुणा कर लीजिए। 15 छक्का 90, 15 की 60 की गुणा कर ली हमने, गुणा 24, 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 21,600 मिनट। ये हुए हमारे 15 दिन में मिनट। 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या होगी 21,600 मिनट होंगे। अब हमें इसमें से निकालना है कि 21,600 सेकंड किसके होंगे, क्योंकि यही पूछा हमसे। अब सेकंड निकालने हैं, ये घंटे हैं सभी। अगर 6 घंटे में देखें हम तो 6 गुणा 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, 6 छंग 36, छक्का 216 और 2 जीरो। ऑप्शन हमारा ए पहला सही है, जो कि 21,600 सेकंड। यही हमसे पूछा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 21,600 मिनट जो कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या है, जो कि 21,600 सेकंड 6 घंटों की संख्या के बराबर है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 30, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कक्षा कक्ष के अनुभव। देखिए कक्षा कक्ष में जो अनुभव है, यानी कक्षा जो आपकी सामग्री, शिक्षण सामग्री, और कक्षा कक्ष में सभी लोग आते हैं, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, स्टूडेंट्स, टीचर, तो ये सभी के लिए समान होगा। प्रतीकात्मक संकेत, जो प्रतीक होते हैं गणित के, वो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बराबर होते हैं। गणित की संरचना वो भी सभी के लिए बराबर होगी। लेकिन ये टी ऑप्शन दे रखा है लैंगिक भेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम कारण नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो कारण हो सकते हैं ऊपर वाले, कक्षा कक्ष का अनुभव हो सकता है, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लेकिन लैंगिक भेद या ये जो लड़का है कोई लड़की है, गणित ज्यादा सीखे लड़की या लड़का ज्यादा सीखे, ऐसा नहीं कह सकते, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। यही पूछा है कि नहीं मान सकते, तो नहीं पूछा है, इसलिए लैंगिक भेद। तो आज हमारी क्लास जो कि 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होता है। इससे आगे की अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा, कल आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट, और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा वादा है सीटेट में आपके लिए अच्छे से अच्छे अंक दिलवाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।